शुरुआत करेंगे कुछ अहम राजनीतिक खबरों के साथ। 2024 का चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडिया एक साथ लड़ेगा। आज मुंबई मंथन में इंडिया ब्लॉक ने यह संकल्प लिया और एक साझा बयान जारी किया है। इसके अलावा गठबंधन के लिए एक थीम भी तय की गई है जिसका नाम है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। इसके साथ साथ यह भी तय किया गया है कि जल्दी से जल्दी सीटों के बंटवारे पर चर्चा होगी और इसे पूरा किया जाएगा। बैठक में गठबंधन में तालमेल के लिए एक समन्वय समिति भी बनाई गई है जिसमें 14 पार्टियों के नेता शामिल हैं। इसमें कांग्रेस के केसी वेणुगोपाल, एनसीपी के शरद पवार, डीएमके के टीआर बालू, उद्धव की शिवसेना से संजय राउत और आरजेडी से तेजस्वी यादव शामिल है। इसके अलावा कमेटी में टीएमसी से अभिषेक बनर्जी, आम आदमी पार्टी से राघव चड्ढा, समाजवादी पार्टी से जावेद खान, जेडीयू से ललन सिंह, जेएमएम से हेमंत सोरेन, सीपीआई से डी राजा, नेशनल कॉन्फ्रेंस से उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती को शामिल किया गया है। सेशन में दो महत्वपूर्ण बातें डिसाइड की गई। पहले के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी होगी और दूसरी कि जल्दी से जल्दी जो सीट शेयरिंग का मामला है उसको हम डिस्कस करके उसमें हम रेजोल्यूशन निकाल देंगे। स्टेज पे जो नेता हैं, जो पार्टीज हैं, वो हिंदुस्तान के 60% लोगों को रिप्रेजेंट करती हैं और अगर हम एक साथ मिलके चुनाव लड़ेंगे तो बीजेपी चुनाव जीत ही नहीं सकती है। ये जो इंडिया अलायंस है, ये अलायंस कुछ चंद 26, 27, 28 केवल पार्टियों का अलायंस नहीं है। ये इंडिया अलायंस इस देश के 140 करोड़ लोगों का अलायंस है। आज हमें बहुत दुख होता है कि आज हमारे देश के अंदर जो सरकार है, मोदी सरकार, मुझे लगता है कि आजाद भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार और सबसे अहंकारी सरकार है। आज की मीटिंग में अच्छी चर्चा हुई, अच्छे डिसीजन लिए गए, कुछ कमेटीज बनाई गई और हम सारे लोगों ने तय किया है कि आने वाले चुनाव में हम तानाशाही के खिलाफ लड़ेंगे। हम जितने सारे जुमलेबाज हैं उनके खिलाफ लड़ेंगे, हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे और एक बात मैं जरूर बताना चाहता हूं कि हम मित्र परिवारवाद के खिलाफ भी जरूर लड़ेंगे। चुनाव जीतने के बाद जिन लोगों ने साथ दिया सबको लात और अपने मित्रों का विकास, ये मित्र परिवारवाद अब हम चलने नहीं देंगे। इधर मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाने के बाद एक देश एक चुनाव के लिए कमेटी बनाई है। संसद और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने पर विचार करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव बीजेपी के चुनावी घोषणा पत्र का हिस्सा रहा है और अभी सरकार ने कमेटी ही बनाई है, इसे तुरंत लागू करने जैसी कोई बात नहीं है। अभी तो कमेटी रचा है, इतना घबराने का क्या जरूरत है। अभी तो कमेटी रचाया गया है। कमेटी रचाने के बाद इसका कमेटी का रिपोर्ट आएगा। कमेटी का रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में चर्चा होगा। अगर पार्लियामेंट में जब आता है, पार्लियामेंट में चर्चा होगा। अभी नया नया जो विषय आता है देश के हित में, उसका तो चर्चा तो करना चाहिए। तो चर्चा करने के लिए कमेटी रचा दिया गया है। तो इसका अर्थ ये नहीं है कि कल से ही हो जाएगा, इसे तो हमने थोड़ी कहा है। चलिए, बात हो रही है एक देश एक चुनाव की और कमेटी इसके लिए बना दी गई है। हमारे संवाददाता अमित पांडे हमारे साथ है। तो अमित, कमेटी की बात तो कंफर्म हो गई, लेकिन आगे इसमें और क्या कुछ डेवलपमेंट होना है? देखिए, एक देश एक चुनाव जो है, अगर हम वक्तव्य के ऊपर गौर करें, पिछले 2 सालों में अलग अलग मंचों पर पीएम मोदी इसका जिक्र कर चुके हैं और कुछ समय पहले पीएम मोदी ने संसद में भी एक वक्तव्य के दौरान एक देश एक चुनाव का जिक्र किया था। तो ये एजेंडे में है और अब जो संसद सत्र ये बुलाया गया है, इसकी प्रबल संभावना है कुछ न कुछ इसके बारे में संसद में या तो इसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा या फिर इसके बारे में चर्चा की जाएगी औपचारिक रूप से या
कुछ एक औपचारिक पटल पे लाया जाएगा। और जहां तक कमेटी का सवाल है तो पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक ये पूरी कमेटी का गठन कर दिया गया है। कमेटी लोगों से मिलने का भी काम यहां पर शुरू कर दिया है कमेटी ने, और बीजेपी अध्यक्ष से मुलाकात की। इसके अलावा संघ प्रमुख से भी इस कमेटी ने मुलाकात की। तो क्या होगा, एग्जैक्ट क्या होगा, ये तो कह पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन हो बहुत कुछ रहा है, इसकी तैयारी बहुत कुछ हो रही है और मंशा इसके पीछे सरकार की साफ तौर पर नजर आ रही है कि बहुत पॉजिटिव है, सरकार लाना चाहती है। तमाम शीर्ष नेताओं के बयान भी इस वन नेशन वन इलेक्शन की जो थ्योरी है इसके सामने आने के बाद कल से देखिए आज तक हर बीजेपी के बड़े नेताओं के बयान भी इसको लेकर सामने आ रहे हैं। जी अमित, बहुत शुक्रिया। लगातार बयान आ रहे हैं एक देश एक चुनाव को लेकर। वहीं विपक्षी गठबंधन इंडिया ने विशेष सत्र और एक देश एक चुनाव पर कमेटी को हड़बड़ी में लिया गया कदम बताया है। इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि सरकार को विशेष सत्र का एजेंडा बताना चाहिए और जहां तक एक देश एक चुनाव की बात है तो ये देश के संघीय ढांचे पर खतरा है। समाजवादी पार्टी के नेता रामगोपाल यादव ने पूर्व राष्ट्रपति को कमेटी का अध्यक्ष बनाने को भी गलत बताया है। देखिए, ये भी गलत है। पूर्व राष्ट्रपति को किसी पद पर नहीं किया जाना चाहिए, परंपरा ये है, किसी पर नहीं किया जाना। अगर किया है तो गलत किया है। नंबर 2, वन नेशन वन इलेक्शन की बात पहले भी चली थी, तो इस पर भी बाकायदा डिस्कशन होना चाहिए और डिस्कशन होने की कोई बात कोई निर्णय लेना चाहिए। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट निर्णय ले चुकी है और केवल संसद का सेशन बुला के उस पर ठप्पा लगाने की बात कर रही, तो बात दूसरी। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी बातचीत और आगे बढ़ेगी। खैर, ये एक बड़ी पहल कही जा सकती है, पॉलिटिकल लैंडस्केप में बड़ा सियासी उलटफेर करने वाला। ऐसे आगे इस पर सबकी नजरें लगी रहने वाली हैं क्योंकि इसमें संविधान संशोधन से लेकर बहुत कुछ किए जाने की जरूरत होगी। बहरहाल हम संसद के विशेष सत्र पर यहाँ पर भी बात कर रहे थे और ये वन नेशन वन इलेक्शन की भी बात कर रहे थे। तो चलिए जरा संसद के विशेष सत्र पर अब बात कर ली जाए। सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाने का ऐलान किया है, लेकिन इस सत्र का एजेंडा क्या होगा ये साफ नहीं है। सरकार ने सिर्फ अमृतकाल में अच्छी चर्चा की उम्मीद के साथ सत्र का ऐलान किया है। अब विशेष सत्र के एजेंडे को लेकर कयासों का दौर चल रहा है। चर्चा है कि यूसीसी को भी पेश किया जा सकता है और एक देश एक चुनाव का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। हालांकि संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा है कि सत्र का एजेंडा तय होते ही वो इसकी जानकारी देंगे। विशेष सत्र में जो एजेंडा है आपसे जरूर मैं इधर ही रहता हूं, 2-3 दिन में फाइनल, 3-4 दिन में जब फाइनल होता है मैं आपसे चर्चा जरूर करूंगा। इंपॉर्टेंट आइटम है, इसलिए हमने बुलाया है। इधर बीजेपी के मेरी माटी मेरा देश अभियान का शुभारंभ हो गया है। दिल्ली में आज अमित शाह ने इस अभियान की शुरुआत की और कलश यात्रा को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर अमित शाह ने कहा कि आने वाला काल अमृतकाल को होगा। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत देश के हर ब्लॉक से वहां की मिट्टी का एक एक कलश लाया जाएगा। शाह ने कहा कि पिछले 75 साल तक हमने कई सिद्धियां प्राप्त की हैं। अब हम चांद पर भी पहुंच गए हैं और अब सूर्य की कक्षा में भी पहुंच जाएंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं बाजार की। आज बाजार में सितंबर सीरीज का शानदार आगाज हुआ। इसी के साथ सेंसेक्स निफ्टी करीब एक साथ 1% की तेजी पर बंद हुए। ऑटो इंडेक्स की अगर हम बात करें तो वो भी रिकॉर्ड ऊंचाई पर बंद हुआ। आप देख सकते हैं सेंसेक्स 555 अंक चढ़ा यहां पर, जबकि निफ्टी में 181 अंकों की तेजी रही। वहीं अगर हम देखें कि मिड कैप में भी अच्छी तेजी का दिन था। आईटी में भी आप देख सकते हैं कि 1% से ज्यादा इंडेक्स चढ़ता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी ने भी आज अच्छा प्रदर्शन किया और 1% से ज्यादा की बढ़त इसने दिलाई। और अगर हम एडवांस डिक्लाइन रेशियो की बात करें तो यहाँ 1809 शेयरों के सामने गिरने वाले शेयर रहे 1090। तो ये आज के मार्केट का एक ओवरऑल लबुलवाब आपके लिए। लेकिन बाजार में आपको क्या करना चाहिए? अगले 5 साल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर अच्छा कर सकता है, ऐसा कहना है एडलवाइज एसेट मैनेजमेंट के CIO इक्विटी त्रिदीप भट्टाचार्य का। उन्होंने आगे कहा कि कैपिटल गुड्स कंपनियों के ऑर्डर बुक अच्छे लग रहे हैं, इसलिए निवेशक इस थीम पर नजर रख सकते हैं। हम लोगों को फोकस करने की जरूरत है वो है कि पॉकेट्स ऑफ अर्निंग्स रेजिलियंस, जिसको हम कहें, मतलब ऐसी जगह जहां पे अर्निंग्स के जो पथ है वो काफी स्ट्रांग रहे। और हमारे रिसर्च के हिसाब से ऐसी 5 जगह है मार्केट में जहां पे कि मार्केट कंपनीज के अर्निंग्स जो है काफी स्ट्रांग रहने वाले हैं। उसमें से एक
मेरे को जो लगता है मैन्युफैक्चरिंग अपसाइकिल एक स्ट्रॉन्ग आने वाला है इंडिया में, और चल रहा है और आगे और स्ट्रॉन्ग होगा, ड्रिवन बाय प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स। सो उसमें ये सारी जो कंपनीज हैं वो अच्छी फिट होती हैं। मेरे हिसाब से ये 5 साल बरकरार रहने वाली एक थीम है, जो शायद अगर अपने को अगले साल एक स्टेबल गवर्नमेंट मिलती है देन ये ट्रेंड एक्चुअली एक्सेलरेट कर सकता है उसके बाद। सो कुछ कंपनीज जो इसमें फिट होती हैं वो कैपिटल गुड्स कंपनीज जैसे हो और मिड और स्मॉल कैप है, उनके ऑर्डर बुक्स जो हैं वो 4-5 साल के लिए काफी अच्छे दिख रहे हैं। आइए अब लगे हाथों ऑटो नंबर्स की भी बात कर ली जाए। अगस्त में ऑटो के नंबर मिले जुले रहे हैं। ऑटो बिक्री के आंकड़े बताने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी सुमित मेहरोत्रा। तो सुमित, अब देखा जाए तो हम फेस्टिव सीजन के मुहाने पे खड़े हैं, इनफैक्ट कहते हैं शुरुआत ही हो गई है, थोड़ा स्पाइक देखने को मिलना चाहिए था, लेकिन किस तरह के नंबर्स रहे और आगे कैसी उम्मीद दिख रही है? देखिए, नंबर्स अभी तक तो मिले जुले आए हैं जो आंकड़े देखने को मिले, क्योंकि फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में अब जो मंथ शुरू होंगे यहाँ से अधिक मास के बाद के, वहां पर नंबर्स थोड़ा सा पिकअप करते हुए दिखाई जरूर पड़ सकते हैं। लेकिन कुछ नंबर्स की अगर बात की जाए तो जो 3 नंबर्स हम ट्रैक कर रहे हैं उसमें एस्कॉर्ट्स कुबोटा 8-8.5% के आसपास बिक्री गिरी है, करीब 6,111 यूनिट के सामने 5,593 यूनिट आई है। घरेलू बिक्री भी अनुमान जो लगाया गया था उससे नीचे ही है, 2-2.5% के आसपास का डिक्लाइन यहाँ पर भी देखने को मिला, और एक्सपोर्ट का नंबर भी 50% का एक डिक्लाइन यहां पर आता हुआ दिखाई पड़ा है, करीब 395 यूनिट आया जो कि 803 यूनिट था। तो वीक साइड पे नंबर है, इसलिए रिएक्शन भी लगातार तेजी हुआ, थोड़े प्रेशर में है। बजाज ऑटो के नंबर्स में अनुमान था 3.3 के आसपास रहने का, 3.41, तो अनुमान से थोड़ा सा बेटर साइड पर बजाज ऑटो की अगस्त की बिक्री आते हुए दिखाई पड़ी है। टोटल सेल्स हालांकि गिरी, इनकी 3.41 जरूर आई है 4.01 से गिरकर, लेकिन ज्यादा गिरने का अनुमान तो थोड़ा कम गिरी है। इसके अलावा कंपनी के जो डोमेस्टिक सेल्स है करीब 2.05 लाख यूनिट आई है, 2.56 लाख से घटकर। एक्सपोर्ट्स के नंबर में यहां पर भी डिक्लाइन है, 1.36 लाख के आसपास 1.44 लाख के सामने नंबर आता दिखाई पड़ा है। और टू व्हीलर की बिक्री भी करीब 2.85 लाख आई है जो कि 3.55 लाख के सामने आई है। तो वाई बेसिस पे नंबर्स वीक है, लेकिन डोमेस्टिक नंबर या ओवरऑल नंबर जो है वो अनुमान से थोड़े से बेटर है, यानी कम गिरे हैं। इसके अलावा M&M के नंबर्स के भी अगर अनुमान लगाया जाए तो 65,000 का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा था, करीब 70,350 है, तो ये नंबर अनुमान से बेटर आया है। 19% की एक बढ़त यहां पर देखने को मिली है वाई बेसिस पर। कुल बिक्री में पैसेंजर व्हीकल बिक्री करीब 25% बढ़ी है, 37,270 के आसपास यूनिट्स यहां पर आई हैं जो कि 29,852 पिछले साल देखने को मिली थी। इसके अलावा SUVs यहां पर बिक्री अच्छी आई है, 26% की बढ़त है, 37,270 यूनिट यहां देखने को मिली है, एक अच्छा इजाफा वाई बेसिस पे देखने को मिला। और नए जो प्रोडक्ट लॉन्च किए हैं उसका भी इंपैक्ट देखने को मिला। तो सो फार M&M के नंबर अनुमान से बेटर, एस्कॉर्ट्स के नंबर, बजाज के नंबर अनुमान से कम गिरे, और इन लाइन के नंबर आप कह सकते हैं एस्कॉर्ट साइड में थोड़े वीक साइड पे नंबर देखने को मिले हैं। शुक्रिया सुमित ऑटो नंबर्स के लिए। फेस्टिवल सीजन के दौरान हवाई यात्रा से सफर करने वाले यात्रियों को तगड़ा झटका लगा है। आज ATF यानी कि एविएशन टरबाइन फ्यूल की कीमतों में 14% की बढ़ोतरी कर दी गई है, जिससे अब फ्लाइट की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। आज देश की ऑयल मार्केटिंग कंपनियां HPCL, IOC और BPCL ने ATF के दाम 14% तक बढ़ा दिए हैं। इससे हवाई ईंधन के दाम 14% बढ़कर 1.12 लाख प्रति किलोलीटर हो गया है। ये लगातार तीसरा महीना है जब ऑयल कंपनियों ने जेट फ्यूल के दाम बढ़ाए हैं। और बात G20 की, जहां हम कह रहे हैं अतिथि देवो भव। दिल्ली में G20 के लिए हो रहे सौंदर्यीकरण के साथ साथ एक नया विवाद भी खड़ा हो गया है। पालम एयरपोर्ट रोड पर एक साथ शिवलिंग की बनावट के 12 फव्वारे लगाए गए हैं, जिस पर राजनीति शुरू हो गई। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। राजधानी दिल्ली में G20 समिट का काउंटडाउन शुरू हो गया है और लगातार हम यहाँ पर देख रहे हैं अलग अलग सड़कों, फ्लाईओवर्स, चौराहों पर ब्यूटिफिकेशन का काम भी काफी तेजी से हो रहा है। लेकिन ब्यूटिफिकेशन के साथ अब एक विवाद भी जुड़ गया है। जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये शिवलिंग की बनावट में जो फाउंटेन लगाए गए हैं पालम एयरपोर्ट से आने वाले मुख्य चौराहे पर, वहाँ की ये तस्वीर है जो बीते 1 दिन में सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है और अलग अलग प्रतिक्रिया इस तरह के ब्यूटिफिकेशन पर मिल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक साथ
12 फाउंटेन लगाए गए हैं जो कि शिवलिंग की शेप में है, शिवलिंग की बनावट में है। और इसी को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये एक और जब विदेशी मेहमान यहाँ पर आएंगे वो देखेंगे कि भारत में क्या संस्कृति है, किस तरह के यहाँ की जो पुरानी परंपरा है उसकी झलक इस तरह के फाउंटेन्स में मिलेगी। वहीं दूसरी तरफ एक तबका है जो कहता है कि इस तरह से मुख्य चौराहे पर शिवलिंग को लगाना ये जो हिंदू धर्म है उसका अपमान है, क्योंकि शिवलिंग की जगह शिवालय या मंदिर में होती है। तो अलग अलग प्रतिक्रिया यहाँ पर मिल रही है। इस तरह के शिवलिंग की शेप में जो फव्वारे हैं उन पर राजनीति जारी है। दीपाली नंदा, दिल्ली। और अब बात करेंगे भारत के सूर्य मिशन की, जिसका काउंटडाउन शुरू हो गया। आदित्य L1 कल श्रीहरिकोटा से 11:50 पर उड़ान भरेगा सूर्य के लिए और अब महज 18 घंटे और 32 मिनट का वक्त रह गया है। लेकिन ये पूरा मिशन है क्या? आदित्य L1 का काम क्या है? ये कहां तक जाएगा, करेगा क्या? ये सारी बातें हमारे मन में आ रही है, क्योंकि एक तो हमारा चंद्रयान चांद पर बड़ा कूल सा अपना काम कर रहा है, लेकिन भाई ये गर्मी की तरफ जाएगा, सूर्य की तरफ जाएगा, क्या खास है इस आदित्य L1 के अंदर? ये सारी बातें हम आपको बताते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो लॉन्चिंग की बात। मिशन आदित्य L1 कल 2 सितंबर 2023 की तारीख, और ये रॉकेट PSLV एक्सेल कल लेकर जाएगा हमारे इस सूर्ययान को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश, जो हमारा लॉन्चिंग पैड है, वहां से ये उड़ान भरने वाला है कल 11:50 पर। जैसे मैंने आपको बताया, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल एक्सेल जो चंद्रयान को लेकर गया था वो SLV Mark 3 था, और ये PSLV एक्सेल है। मिशन का बजट है करीब 400 करोड़ रुपए। अब कल इसकी लॉन्चिंग होने वाली है श्रीहरिकोटा से, जो हम सब देखेंगे। YouTube पे ये भी लाइव रहेगी पिछली बार की तरह, और ये लेकर उड़ जाएगा हमारे सूर्ययान को, हमारे आदित्य को, और लेकर जाएगा पोलर जो रेंज रहती है, जो पृथ्वी का ऑर्बिट है। आदित्य L1 मिशन की जो मंजिल है वो पृथ्वी से होगी करीब 15 लाख किलोमीटर दूर ये ले जाके उसको छोड़ेगा। एग्जैक्टली ये उतना दूर नहीं छोड़ेगा, आगे की ये रास्ता खुद तय करेगा, लेकिन पृथ्वी की लोअर ऑर्बिट में लैग रेंज पॉइंट पर इसको ये छोड़ेगा। तो ये हमारा PSLV है, और आगे बढ़ते हुए जो इसका ये ऊपरी हिस्सा रहता है, इसमें दरअसल होता है वो विमान, ये पेलोड हम इसको कहते हैं इस विमान के लिए। यहां से वो निकलेगा आदित्य, ये है हमारा सूर्ययान। तो ये अब सूर्य के नजदीक जाने की कोशिश करेगा। क्या है आदित्य L1 वो हम आपको बताते हैं। तो सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो लैग रेंज पॉइंट L1 है वो मैं आपको समझा देता हूं कहां तक इसको जाना है। वो कुछ 15 लाख किलोमीटर की दूरी पे है। इसको तय करने के लिए इसको 4 महीने का वक्त लगेगा। लैग रेंज किसे कहते हैं? ये वो पॉइंट होता है जहां पर इक्विलिब्रियम होता है। अब इक्विलिब्रियम आप में से कई लोगों ने पढ़ा होगा 9th-10th में साइंस की किताबों में, या उससे पहले भी, जो संतुलन का पॉइंट होता है। तो यहां कौन सा संतुलन आ रहा है? एक ऐसा बिंदु जहां अट्रैक्शन और रिपल्शन दोनों हाई है। देखिए, एक ग्रेविटी चांद की, एक ग्रेविटी सूर्य की, अट्रैक्शन होगा, रिपल्शन होगा, ये वहां पर होल्ड कर जाएगा। तो और यही कारण है कि इसको L1 ऑर्बिट में रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर इसका सबसे कम ईंधन यूज होगा, सबसे कम ताकत इसको लगानी पड़ेगी, हम जो आगे बताएंगे। और ऑर्बिट में बने रहने के लिए इसको ऊर्जा की कम जरूरत पड़ेगी। हालांकि इसके ऊपर ये सोलर पैनल्स भी लगे हैं जहां से ऊर्जा लेता रहेगा। अब इसका मकसद क्या है, क्यों भेज रहे हैं हम इस यान को, आदित्य को? तो ये निर्बाध तरीके से, यानी बिना किसी रुकावट के सूर्य पर नजर रखेगा। कैसे रखेगा? तो सोलर एक्टिविटी की रियल टाइम मॉनिटरिंग करेगा। देखिए, सूर्य एक आग का गोला है, हम सब जानते हैं, वहां पर बहुत कुछ घटता रहता है। तो वहां जो कुछ घट रहा है उसको रियल टाइम मॉनिटर करेगा। कोरोना से निकलने वाली गर्मी की स्टडी, मतलब सूर्य का जो कोर है, जहां प्लाज्मा और पता नहीं क्या क्या, अभी तो शायद हमें मालूम भी नहीं है, वहां से जो गर्मी निकल रही, जो ऊष्मा निकल रही है, उसकी स्टडी ये हमारा सूर्ययान करेगा। सौर वायुमंडल को समझने की कोशिश, मतलब सूरज के आसपास का जो करोड़ों किलोमीटर का इलाका है स्पेस के अंदर, उस पूरे जो वायुमंडल कह लीजिए उसको, वहां का, उसको समझने की कोशिश ये करेगा। इसके अलावा सौर हवाओं के विभाजन, तापमान की स्टडी करेगा। अब जो आग का गोला है उसमें से गरम गरम हवाएं निकल रही हैं, ऊष्माएं निकल रही हैं, उनकी स्टडी ये करता हुआ नजर आएगा। और ये सारी स्टडी अर्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेस वेदर पर सूर्य के असर की मॉनिटरिंग, यानी जो पूरा अंतरिक्ष का जो एक मौसम होता है,
क्योंकि ये सूर्य के आसपास का जो हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं उसके आसपास का पूरा जो वेदर है, जो मौसम है, वो सूर्य पे डिपेंड करता है। उसकी स्टडी ये करेगा। सौर तूफानों और सौर लहरों की स्टडी। सूरज पे कई बड़े बड़े तूफान आते हैं, किलोमीटर लंबी आग की लपटें उठती हैं, उन सब का पता ये लगाएगा। उनका क्या इंपैक्ट होता है उसकी स्टडी ये करता हुआ नजर आएगा। और धरती के वायुमंडल पे सूर्य के असर की स्टडी। तो जितनी भी बातें हमने आपको कही है उसका मकसद यही है कि हमारे ऊपर, आपके ऊपर जो हमारा वायुमंडल है उसमें सूर्य में होने वाली अलग अलग घटनाओं में क्या होता है उसकी स्टडी आप कैसे करेगा। उसके लिए इस पर 7 अलग अलग पेलोड बनाए। आप चंद्रयान की कहानी सुनने के बाद सबको पता है कि पेलोड्स क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे यंत्र जो स्टडी करने के काम आते हैं। पहला है VILC, कोरोना और कोरोनल मास इजेक्शन की गतिशीलता की स्टडी करेगा। थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं इसलिए हो सकता है आपको समझने में दिक्कत हो, लेकिन कुल मिला के सूर्य का जो कोरोना है वहां का जो सब तापमान, मास है, उन सब की स्टडी। SUIT, पराबैंगनी किरणों के धरती पर प्रभाव के। हम सब जानते हैं कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उसमें अल्ट्रावायलेट किरणें आती हैं जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, ओजोन के लिए अच्छी नहीं है। उनकी स्टडी करेगा, किस तरह का प्रभाव पड़ता है उन किरणों का। इसके अलावा ASPEX, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट। तो सोलर विंड पार्टिकल मतलब वहां से जो हवाएं चलती हैं उनके साथ जो कण आते हैं उसका भी पृथ्वी पे प्रभाव होता है, उनकी भी स्टडी करेगा। एक पेलोड इसमें ऐसा है, एक यंत्र इसमें ऐसा लगा है जो करेगा। अगला यंत्र है PAPA, पापा, सौर पवन और एनर्जेटिक आयनों का अध्ययन करेगा। आप थोड़ा सा, आपको साइंस का नॉलेज यहां जरूरी है। ये एनर्जेटिक आयंस क्या होते हैं, सौर पवन तो चलिए समझा जा सकता है, वहां से जो ऊष्माएं गरम गरम निकल रही है, लेकिन ये PAPA उसकी स्टडी करता हुआ नजर आएगा। अगला जो इस पर पेलोड लगा या यंत्र लगा है वो सोलेक्स है, सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। तो वहां से जो अलग अलग किरणें निकलती हैं, जो हम तक रोशनी पहुंचती है, उसके अंदर ढेर सारी एनर्जी होती है। उस एनर्जी की स्टडी इस वाले पेलोड से होगी। नंबर 6 पे है हीलियोस, एक्सरे ऊर्जा रेंज में सूर्य से आने वाली एक्सरे फ्लेयर्स की स्टडी करेगा। ठीक है। और अगला जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैग्नेटोमीटर। L1 बिंदु पर अंतर्ग्रही चुंबकीय क्षेत्र का मापन। मतलब कि ये सौरमंडल में ढेर सारे ग्रह हैं, आपको पता है 12 ग्रह हैं, उनके बीच में आपस में किस तरीके का गुरुत्वाकर्षण है। और ये जो L1 बिंदु है, ये L1 बिंदु पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर है, लेकिन सूर्य से 10 गुना और दूरी जोड़ लीजिए। सूर्य के पास तो इतना हम जा नहीं सकते, लेकिन ये वो सुरक्षित दूरी है। यहां पर गुरुत्वाकर्षण की क्या आपस में ग्रहों के बीच में स्थिति है, उनके क्या चुंबकीय क्षेत्र है, तो थोड़ी सी ये चीजें ये करने वाला है। हम जैसे जैसे इसकी यात्रा शुरू होगी हम इसको और समझेंगे। देखिए, चंद्रमा का मामला अलग था, वहां टच डाउन होना था, रोवर निकलना था, लेकिन ये एक अलग विमान है जो अलग तरीके से काम करेगा। लेकिन चांद के बाद अब हम सूर्य की तरफ जा रहे हैं, ये हमारे लिए गर्व की बात है। तो ये इसरो का सूर्य नमस्कार है। और कल 11:50 अब बचे हैं मात्र 18.5 घंटे। और हाँ, ये भी बता दूं कि शाम 5:57 पर आज का जो कंज्यूमर अड्डा है उसकी जगह विशेष एक कार्यक्रम लेकर आ रहे हैं, मिशन आदित्य L1, सूरज का सामना। पूरी बात होगी इस मिशन के बारे में, इस विमान के बारे में, और ये क्या क्या करने वाला और इससे देश के लिए क्या कुछ होने वाला और कितना फायदा हमें होगा। सारी बातें जरूर जुड़िएगा 5:57 पे हमारे साथ। और फिलहाल इसी के साथ आपसे लेते हैं इजाजत। नमस्कार।